सोचने से कहाँ मिलती है तमन्नाओं के शहर, चलने की जिद भी जरूरी है मंजिलों के लिए। हेलो फ्रेंड्स, मैं हूं स्वाति पांडे और आज हम लोग हिंदी पेडागोजी की क्लास में भाषा शिक्षण के सिद्धांत को देखने जा रहे हैं। देखिए, इससे पहले की क्लास में हमने भाषा शिक्षण का अर्थ समझा था और उसके बाद हमने भाषा शिक्षण के उद्देश्यों को देखा था। तो आज हम लोग देखेंगे भाषा शिक्षण के कुछ सिद्धांतों को। तो चलिए शुरू करते हैं। देखिए, पहला है हमारा अनुबंधन के सिद्धांत। इसका मतलब होता है, अनुबंधन का मतलब होता है कंडीशनिंग। शैशवावस्था में जब बच्चे शब्द सीखते हैं तो सीखना अमूर्त नहीं होता है, बल्कि किसी मूर्त वस्तु से जोड़कर उन्हें शब्दों की जानकारी दी जाती है। देखिए, क्या होता है कि जब आप बच्चे को कोई नया शब्द सिखाते हैं, जब वो एकदम बिल्कुल छोटा होता है, तो जब आप उससे कलम बोलते हैं तो आप उसको कलम दिखा के बोलते हैं कि देखो यह कलम है। या फिर आप किसी व्यक्ति से उसकी पहचान करवाते हैं, जैसे पापा मम्मी ये सब बोलना, तो आप उस व्यक्ति को सामने ला के मूर्त रूप से दिखाते हैं। ये नहीं है कि वो अमूर्त रूप से समझ जाएगा, क्योंकि वो बहुत छोटा होता है, उसका मानसिक विकास उतना नहीं हुआ होता है। तो उस टाइम आप उनको मूर्त वस्तुओं के माध्यम से सिखाने का प्रयास करते हैं। और जैसे दूध हो गया तो आप उसको दिखा के बोलते हैं कि देखो ये दूध है। पानी है तो पानी को दिखा के ही, सामने ला के ही बोलते हैं कि ये पानी है। ऐसा नहीं है कि आप उसके सामने नहीं लाएंगे तो वो सीख जाएगा। तो जब वो देखते देखते एक समय के बाद उसकी जो है कंडीशनिंग हो जाती है कि वो उसको देखता है, अगर उसे कोई ना भी बोले कि यह पानी है, तो जैसे ही वो वस्तु सामने आता है तो वो उसको पानी ही बोलने लगता है बच्चा। ऐसे ही सीखते हैं सारे बच्चे। तो अनुबंधन का सिद्धांत जो है ये यही है। आगे देखते हैं। दूसरा है हमारा अनुकरण का सिद्धांत। देखिए, जब बालक छोटा होता है तो अपने परिवार में या फिर अपने दोस्तों के बीच, जो छोटे छोटे आस पड़ोस के बच्चे होते हैं, उनके साथ उनका जिस तरीके का भाषा होता है या फिर उसके जो बड़े भाई बहन हैं वो किस तरह की भाषा बोलते हैं, तो उसी का अनुकरण करने का प्रयास करता है और उसी के माध्यम से सीखता है। विभिन्न मनो जो वैज्ञानिक लोग थे, उन्होंने भी, जैसे कि वेलेंटाइन हो गए, चैपनीज हो गए, तो इन्होंने भी यह कहा था कि बच्चे अनुकरण के द्वारा ही सीखते हैं। तो यहाँ तक हुई बात, अनुकरण का जो है भाषा विकास में बहुत बड़ा योगदान है। तो ये हमारा दूसरा था अनुकरण का सिद्धांत। आगे देखते हैं। तीसरा है हमारा अभिप्रेरणा एवं रुचि का सिद्धांत। यह अभिप्रेरणा का मतलब होता है मोटिवेशन, यानी कि किसी भी काम को शुरू करने के लिए और उसे निरंतर बनाए रखने के लिए हमें अभिप्रेरणा की ज़रूरत होती है। अगर व्यक्ति जो है अभिप्रेरित ना हो तो वह कोई भी काम ठीक से नहीं करेगा। आखिर क्यों करें, यह उसके मन में एक क्वेश्चन आते रहता है। तो अभिप्रेरणा के द्वारा उसको पुनर्बलन मिलता है, एक टाइप से बोले कि वो आगे भी प्रेरित रहता है कुछ भी करने या सीखने के लिए। वैसे ही है रुचि का सिद्धांत। रुचि का मतलब जिसमें बच्चे इंटरेस्ट लेते हैं, जिनमें उनका लगाव होता है, जो सब्जेक्ट वो सीखना चाहते हैं, तो वो बहुत जल्दी सीख लेते हैं। तो जैसे पाठ्य सामग्री और उसकी जो शिक्षण प्रणाली है, उसका चयन बच्चों की रुचि एवं आवश्यकताओं के अनुरूप ही किया जाना चाहिए, क्योंकि बच्चा बिना रुचि के नहीं सीख सकता है। क्या है कि बच्चा जो है, अगर आप उसको ज़बरदस्ती ऐसे ही जो नीरस है, अगर आपका शिक्षण, आपके क्लास रूम में बच्चा सीखने में रुचि नहीं ले रहा है, तो आप चाहे उसको जैसे भी डांट डपट के बिठा लीजिए, लेकिन वो सीख नहीं पाएगा। लेकिन अगर वो बच्चे को आप एकदम इंटरेस्टिंग तरीके से अगर आप पढ़ा रहे हैं, आपकी जो शिक्षण प्रणाली है वो बच्चों के मानसिक स्तर के हिसाब से है, आपकी जो पाठ्य सामग्री है अगर वो रंग बिरंगे चित्रों से भरा हुआ है, अगर आप किसी भी चीज़ को दिखा के चार्ट वगैरह की मदद से आप उसको पढ़ा रहे हैं, तो वो बहुत जल्दी से सीख लेगा। उसमें उसकी इंटरेस्ट जो है वो जग जाएगी। तो इस हिसाब से वो भाषा विकास में हमारा जो है रुचि और अभिप्रेरणा भी काम आता है। ये तीसरा था हमारा अभिप्रेरणा एवं रुचि का सिद्धांत। इसके बाद हम लोग देखते हैं, अगला है अभ्यास का सिद्धांत। देखिए, अभ्यास के द्वारा बच्चों के भाषाई कौशलों को निरंतर बेहतर बनाया जा सकता है। क्या है कि जो थॉर्नडाइक हैं, उन्होंने कहा था कि भाषा एक कौशल है और इसका विकास अभ्यास पर ही निर्भर है। आप जितना ज़्यादा उसका अभ्यास करेंगे, अगर हम कोई नई भाषा सीख रहे हैं तो आप जब तक उसका अभ्यास नहीं करेंगे, उसका प्रयोग नहीं करना सीखेंगे, जैसे आपको अंग्रेजी सीखनी है या कोई भी भाषा सीखनी है, चाहे आप हिंदी ही क्यों ना सीख रहे हो, तो वैसी स्थिति में आप उस चीज़, उन शब्दों का जो वो भाषा है उसका प्रयोग करेंगे, उसे लिखेंगे, उसी भाषा में आप बोलेंगे, उसी भाषा में आप पढ़ेंगे, तो और वैसे ही कंटेंट को आप सुनेंगे, तो आपका जो वो भाषा है वो बेहतर हो जाएगा। वैसे ही हिंदी शिक्षण में भी है कि अभ्यास के द्वारा जो बच्चे हैं, वो उनका जो भाषाई कौशल होता है, स्किल होता है, जो वो बेहतर बनता है इसी के द्वारा। क्योंकि जब बच्चे, आप लोग देखे होंगे कि जब बच्चे छोटे होते हैं, प्राथमिक स्कूल में होते हैं, तो उनको बहुत ज़्यादा कविता का बार बार पाठ, अगर कोई एक कविता होता है उसको बार बार रटवाया जाता है, उसको बार बार बोलने का प्रयास करते हैं ताकि वो उसका शुद्ध उच्चारण करें, वो उसको बोलने सीखें, उसका प्रयोग में लाने सीखें। या फिर उनको अनुलेख दिया जाता है, श्रुत लेख दिया जाता है कि वो कितना शुद्ध लिखते हैं, किस शब्द को सही तरीके से लिख पाते हैं या नहीं लिख पाते हैं। तो ये हमारा अभ्यास का सिद्धांत हो गया। आगे देखते हैं।
अगला है हमारा क्रियाशीलता का सिद्धांत। देखिए, क्रियाशीलता बालकों में सीखने के क्रम में रुचि और उत्साह को बनाए रखती है। अगर आप छोटे बच्चे को जो प्राथमिक स्कूल में पढ़ रहा है या फिर जो बड़े बच्चे भी हैं, अगर आप उनको केवल लेक्चर देते रहें, थ्योरी ही बताते रहेंगे, तो वो बैठे बैठे बोर हो जाएंगे। उन्हें नहीं समझ में आएगा कि आप क्या पढ़ा रहे हैं, क्या नहीं पढ़ा रहे, वो उतना इंटरेस्ट नहीं लेंगे। लेकिन अगर आप उन्हें स्वयं कुछ करने के लिए बोलेंगे, स्वयं सीखने के लिए बोलेंगे, तो वो ज़्यादा तत्परता से उसमें भाग लेंगे। तो वैसे ही उनमें रुचि बढ़ेगा, उसके प्रति वो उत्साहित रहेंगे। तो जब आप किसी भी विषय को पढ़ने में रुचि दिखाते हैं, आप में उत्साह की कमी नहीं है, तो फिर आप उस भाषा को बहुत जल्दी सीख लेंगे। तो ये हमारा हो गया क्रियाशीलता का सिद्धांत। इसके माध्यम से क्या होता है कि जब आप हिंदी पढ़ा रहे हैं, तो उस टाइम आप बच्चों को खुद स्वयं पढ़ने के लिए बोलिए, कविताएं पढ़ने के लिए बोलिए, उन्हें नई नई कविताओं को पढ़ने के लिए, या फिर एक होता है प्राथमिक स्कूलों में उसको एक लय से गाते हैं, तो उस तरीके से गाने में बच्चे को अच्छा लगता है। वो ज़्यादा क्रियाशील हो, यानी कि खुद से बोल बोल के बहुत ज़्यादा रुचि दिखा के, बहुत ज़्यादा उत्साह के साथ उसको पढ़ता है। यहाँ तक हो गई बात, आगे देखते हैं। अगला है हमारा आवृत्ति का सिद्धांत। देखिए, सीखी हुई बात को जितना अधिक दोहराया जाएगा, वह ज्ञान उतना ही अस्थायी होता है, यानी कि वो हमारी स्मृति में, हमारी याददाश्त में वो बना रहता है। ये नहीं है कि उसको हम भूल जाएंगे। देखिए, जैसे आप भी, चाहे वो छोटे बच्चे हों या फिर बड़े हों, आप अगर किसी भी चीज़ को पढ़ के और उसको आप बंद करके 1 महीने के लिए रख दीजिए, आप दोबारा देखेंगे तो लगेगा कि ये नया ही है, ये तो मैंने कभी पढ़ा ही नहीं। तो ठीक ऐसे ही होता है, आप कोई भाषा भी सीख रहे हैं, तो आप उसका जितना ज़्यादा उसको दोहराएंगे, जितना ज़्यादा उसको बार बार उसका प्रैक्टिस करेंगे, तो आप उसका जो ज्ञान है उतना ही आपके दिमाग में, आपके स्मृति में स्थायी हो जाएगा, आप उसको भूलेंगे नहीं। जैसे शुरुआत में आप कोई भी भाषा सीखते हैं, कोई नई भाषा सीखते हैं अपनी मातृभाषा को छोड़ के, अगर आपकी मातृभाषा हिंदी नहीं है तो आप कुछ और भी सीख रहे हैं और फिर हिंदी भी सीख रहे हैं, वैसी स्थिति में आप अगर हिंदी बोलने का प्रयास कर रहे हैं, तो आप बार बार उस चीज़ को बोलेंगे, तो आपको रटने की ज़रूरत नहीं होगी। या फिर आप इंग्लिश ही सीख रहे हैं, तो आप एक समय ऐसा आएगा जब बार बार आप बोलने का प्रयास अधिक करेंगे, और उसके बाद आपको सोचने का या फिर ट्रांसलेट करने का जरूरत नहीं होगा, आप खुद ही उसको एकदम धारा प्रवाह बोल सकते हैं। तो वैसे ही क्या है कि आपकी स्मृति में वो सब चीज़ें, वो सब जो नियम है, वो सब अस्थायी हो गए हैं। यहाँ तक हो गई बात, आगे देखते हैं। अगला है हमारा साहचर्य का सिद्धांत। देखिए, जब तक बच्चा जो है शब्दों व वस्तु के बीच में वह संबंध स्थापित नहीं कर पाता है, तब तक उसका समग्र रूप से भाषाई विकास होना कठिन है। क्या है कि वो जो कुछ भी बोल रहा है, जो भी सेंटेंस है उसका, जो भी उसके वर्ड्स हैं, अब वो और किसी वस्तु के बारे में बोल रहा है। यानी कि मान लीजिए, आप उदाहरण के तौर पे समझिए कि किसी बच्चे को अगर मम्मी और पापा कहना सिखाया जा रहा है, तो मम्मी अगर आप बोल रहे हैं तो उसके सामने उसकी माँ उपस्थित होती है, या फिर अगर पापा बोल रहे हैं तो उसके सामने उसके पिताजी उपस्थित होते हैं। तो इस हिसाब से उसने पहचान लिया कि मम्मी का मतलब क्या है। अगर मैं मम्मी बोल के किसी को संबोधित कर रहा हूँ, तो वो मेरी माँ यही है जो मेरे सामने खड़ी है। वैसे ही अगर वो अपने पापा की बात करे, तो वो जो सामने खड़ा है वही उसके पापा है। वैसे ही किसी अन्य वस्तु में अगर उसने कलम कहा, तो उसे कलम की पहचान है। लेकिन अगर ऐसा नहीं हो पाता है, वो शब्द और वस्तु के बीच में अगर संबंध स्थापित नहीं कर पाता है कि जिस शब्द का मैं नाम ले रहा हूँ वो वस्तु यही है। जैसे अगर वो बिल्ली देख रहा है और बिल्ली को बिल्ली नहीं कह के अगर वो कुत्ता कह रहा है, तो यानी कि उसका जो शब्द और जो वस्तु है उसके बीच संबंध स्थापित नहीं कर पा रहा है। इसलिए उसका ये नहीं बोल सकते उसका समग्र रूप से, यानी कि पूरी तरह से भाषाई विकास हो गया है। तो इसमें कठिनाई होती है अगर वो ऐसा नहीं कर पा रहा है तो। इसीलिए आप लोग देखते होंगे कि बच्चे जब छोटे होते हैं, प्राइमरी स्कूल में होते हैं, तो उस टाइम पे उनको ऐसी किताबें दी जाती हैं जिसमें कि कोई छोटे छोटे शब्द लिखे होते हैं और साथ ही उसका फोटो भी बना हुआ होता है। जैसे अगर उसमें कलम लिखा हुआ होता है, तो साथ में उसका कलम का एक तस्वीर भी छपा हुआ होता है। आप लोग देखे होंगे अगर किताब को, छोटे बच्चों की किताबों को अगर जब आप देखेंगे तो आपको ऐसा मिलेगा। इसीलिए ताकि उनमें शब्दों और वस्तु के बीच वो संबंध स्थापित कर पाएँ। यहाँ तक हो गई बात। तो आज हमने देखा कि यह शिक्षण के, भाषा शिक्षण के जो कुछ सिद्धांत है, इसके का क्या कार्य है और कौन कौन से किस प्रकार हैं, ये मैंने देखा। और अगली क्लास में हम लोग इसी को और ज़्यादा विस्तृत तरीके से देखेंगे, क्योंकि भाषा शिक्षण के बहुत सारे सिद्धांत हैं। वैसे हमें सबों के बारे में जानना जरूरी नहीं है, लेकिन जो बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण है उनके बारे में जानना तो है ही। तो आगे मिलते हैं हम लोग अगली क्लास में। धन्यवाद।